अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपना समर वेकेशन होमवर्क। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। जो कुछ एमसीक्यूज़ आज हम नेक्स्ट देखेंगे उनमें पहला जो एमसीक्यूज़ है कि पहले हमने 5 एमसीक्यूज़ देख लिए थे कल। आज हम नेक्स्ट 5 मज़ीद देखेंगे कि जो आल्टीट्यूड यानी कि बुलंदी है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कौन सी है? 850 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, या बेटा 6400 किलोमीटर है, या बेटे 42300 किलोमीटर है। तो इन चारों में से कौन सी होगी जो हमने बतानी है? वो है बेटे डी, जो कि 42300 किलोमीटर है। उसके बाद आ जाता है जी, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू अर्थ हैज़ अ स्पीड। वो सैटेलाइट जो बहुत क्लोज अर्थ के रिवॉल्व करती है, उसकी स्पीड कितनी है बेटा? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 9 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, या नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर होगा ए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। किलो में 3 ज़ीरो होते हैं, तो ये 8000 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर भी बन सकता है। मून रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अ डेज, जो चांद है वो कितने दिनों में अपना एक चक्कर ज़मीन के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है? वो है बेटे 27.3 डेज़, 27.2 डेज़, 27.8 डेज़, या नन ऑफ दीज। तो बेटे उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 27.3 डेज़। जी, मून इज़ नियरली अवे फ्रॉम द अर्थ, चांद ज़मीन से कितना दूर है? आंसर है जी बेटा 3,80,000 किलोमीटर, 3,80,000 किलोग्राम, 234 किलोमीटर, 452 किलोमीटर। तो बेटे उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 3,80,000 किलोमीटर ए। उसके बाद आ जाता है जी, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द एक चक्कर एक दिन में कितने चक्कर लगाती है? ट्वाइस अ डे, 1 टाइम, 3 टाइम, नन ऑफ दीज। तो उसका एग्जैक्ट आंसर बेटे हो जाएगा ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बेटा। पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं बेटा। जो 11 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे कि वर्ड डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वैल्यू ऑफ जी है वो वेरी क्यों करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? तो उसका हमने एक टॉपिक देखा था, वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। कहते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो हमेशा डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द अर्थ पर। जो वैल्यू जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के, लेकिन ये रिमेन्स कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये डिक्रीज हो जाती है बुलंदी के साथ। आल्टीट्यूड क्या है? ये हाइट है ऑब्जेक्ट की जो अबव सी लेवल से देखी जाती है। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम, हम कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी है उसका बेटा ये मैस एम है, और आल्टीट्यूड हाइट कुछ बुलंदी पे पड़ी हुई है। जो डिस्टेंस है बॉडी की फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बेटा वो r प्लस एच है, और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ ओवर r प्लस एच का स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन वी कम टू नाउ दैट height equal to the 1 Earth's radius above the surface of Earth, g becomes 1/4 of its value on the Earth. Similarly, at a distance of 2 Earth's radius above the Earth's surface, the value of g becomes 1/9 of its value on the Earth. ये बेटा एक दफ़ा आपने इसको पढ़ लेना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। लेकिन जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के, और ये कांस्टेंट इस वजह से ये कांस्टेंट नहीं रहती। दैट इज़ वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था लिखवा भी चुका हूँ। आप वो आंसर करना है वो कर सकते हैं, अगर आपने ये करना है तो बेटा ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद आल्टीट्यूड, और ये भी बेटा वही सेम है। और उसके बाद तीसरा आ जाता है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। कहता है साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में भेजा हुआ है बेटा, और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेटा
वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उनको बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। फिर कहता है कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। इनको बेटा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई हैं। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, ये बेटा अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स को और पैसेंजर्स को स्पेस में लेके जाती है ताकि वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमारी किस तरीके से मदद करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, और मोशन ऑफ सैटेलाइट को, नॉट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो उसका आंसर हम देखेंगे जो हमने सेकंड टॉपिक अपना पढ़ा था, उस सेकंड टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? उस सेकंड टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि ये चीज़ हमने नोट की है कि एवरी मैस अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे मैस को अपनी तरफ, लेकिन कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, कुछ फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर M1 अट्रैक्ट कर, दो मैसेज की बात कर लेते हैं, एक M1 है दूसरा M2 है। अगर M2 अट्रैक्ट करता है M1 को अपनी तरफ, तो वो बेटा कुछ फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। और इसी तरीके से अगर दूसरा मैस, पहले मैंने M2 की एग्जांपल दी, अगर दूसरा पहला मैस जो M1 वो अट्रैक्ट करता है M2 को अपनी तरफ, तो उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। दोनों मैसेज का अट्रैक्ट करने का जो बेटा मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे मैं आपको मज़ीद डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करके बेटा दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा मेरे पास एक ये मैस है और दूसरी जानब मेरे पास एक ये मैस है, ठीक है। मैं इसे कह देता हूँ ये मेरे पास मैस 1 है, मैं इसे कह देता हूँ ये मेरे पास मैस 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा अगर मैस 1 मैस 2 को अपनी तरफ खींचता है तो ये कुछ फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये कुछ फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये कुछ डिस्टेंस कवर करके आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड इसका होगा। और अगर ये मैस 2 मैस 1 को अपनी तरफ खींचता है, जाहिर सी बात है मैस 1 भी कुछ डिस्टेंस कवर करके आएगा और उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा वो सेम हो जाएगा, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या है खींचने की बेटा? कि ये वाले ऑब्जेक्ट को ये इस हिम्मत में खींच रहा है और ये कौन सा, ये ऑब्जेक्ट को इस हिम्मत में खींच रहा है, यानी इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर फोर्स जो एक्ट करती है ना M1 पर, वो कंसीडर कर लें कि हम ये एक्शन फोर्स है, और वो फोर्स जो एक्ट करती है M2 पर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये रिएक्शन फोर्स है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये है बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंसेप्ट। यानी कि यहाँ पे यही कह रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज consistent and with Newton third law of motion which states to every action there is always an equal but opposite reaction। अब हम नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं अपना, उसमें वो हमें कहता है कि हाउ न्यूटन्स लॉ, ये भी हो गया, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ऑर्बिटल सैटेलाइट्स डिपेंड करती है? तो वो बेटा कहता है द फोर्स, ये मैंने आपको लिखवाया था बेटा इसका आंसर, कहता है द फैक्टर्स, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, कहता है बेटा यहाँ पे द फैक्टर्स आर द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट, यानी मास और उनका डिस्टेंस, और उसके साथ आल्सो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट which is involved in a set of equations that relate these factors to the orbital speed of the satellite। यानी orbital speed of the satellite के साथ ये factors relate करते हैं, क्योंकि जो orbital speed है वो हकीकत में orbital force प्रोवाइड कर रही होती है जिससे वो रिवॉल्व कर रही होती है, यानी mass भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस भी उसका डिपेंड करता है। ये सवाल बेटा हमारा हो गया।
उसके बाद आ जाता है जी वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशनरी एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं वो क्यों जो है ना स्टेशनरी दिखाई दे रही होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाले टॉपिक में चले जाते हैं। यहाँ पे वो ये कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बहुत सारी मिकदार में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। They take different time to complete their one revolution around the earth depending upon their distance h from the earth। यानी कि बहुत सारी सैटेलाइट्स को तो लॉन्च किया जाता है ना डिफरेंट ऑर्बिट में, ज़मीन पे कहीं भी जगह पे, और ये डिफरेंट टाइम लेती हैं अपना एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन टाइम तो लेती हैं, लेकिन वो किस चीज़ की वजह से टाइम लेती है, कौन सी चीज़ पे वो डिपेंड कर रही होती हैं, वो डिस्टेंस एच पे डिपेंड कर रही होती हैं अर्थ से। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेटा 24 आवर्स लेती है कंप्लीट करने के लिए अपने वन रेवोल्यूशन को अर्थ के अराउंड। एज द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, जैसे कि ज़मीन अपने एक्सिस में 24 घंटों में एक चक्कर कंप्लीट करती है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ना वो स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिखाई देती हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न डैट दी ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। यही वो रीज़न है कि जो ऑर्बिट है ये सैटेलाइट्स की, उसको हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसका आंसर बेटा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो कौन सा है। डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी कहता है इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विद विच इट मूव्स अराउंड द अर्थ एट स्पेसिफिक हाइट। ये वो वेलोसिटी है सैटेलाइट की जिसमें वो मूव्स करती हैं अराउंड द अर्थ किसी खास बुलंदी पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। क्या होगा अगर ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द जो है ना चक्कर लगाना कंप्लीट ख़त्म कर दे अचानक से। अगर ऐसा हो जाए, इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ देन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द अर्थ इट विल फॉल डाउन ऑन द सन। तो क्या होगा, ज़मीन सूरज पे जाके गिर जाएगी और ये बहुत तबाही का बायस बनेगी। व्हाट आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ वी गो ऑन माउंटेन्स टॉप आर वेट इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं अगर हम पहाड़ी की चोटी पे चले जाएं तो हमारा जो वज़न है वो बढ़ेगा या कम होगा, इसको भी हमने साथ में बताना है। सबसे पहले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को देख लेते हैं। लेट मी वेरीफाई क्वेश्चन। व्हाट आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जी, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर द सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं बेटा जिनकी वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ ज़ीरो होती है, और ये सैटेलाइट रिमेन स्टेशनरी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि उनकी जो हाइट होती है वो फिर 42,300 किलोमीटर होती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। और ये अमूमन इस्तेमाल होती हैं टीवी ट्रांसमिशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वी गो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन विल आर वेट इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं इफ द अगर हम डिस्टेंस है ना ज़मीन के सेंटर से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ के साथ वैल्यू ऑफ जी के साथ, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो लेस है ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, सो आर वेट विल बी डिक्रीज। हमारा वज़न वहाँ पे कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको वही दी थी कि अगर हम 10 मंजिला इमारत से पत्थर को फेंकते हैं, 5 मंजिला इमारत से पत्थर को फेंकते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी का वहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा। जो 10 मंजिला इमारत है वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जो 5 मंजिला इमारत से किसी स्टोन को फेंक रहे हैं वो ज़मीन पे जल्दी पहुँचेगा बनस्बतन 10वीं मंजिल से, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है आप जितना अल्टीट्यूड कम करेंगे वैल्यू ऑफ जी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस, वो कौन से हैं। जो आज हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बेटा देखेंगे। 2 लेड स्फीयर्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये, सॉल्व्ड। ईच ऑफ मास 1000 kg आर केप्ट विद देयर सेंटर्स ऑफ 1 मीटर अपार्ट। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। एंड द थर्ड वन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द मास ऑफ अर्थ। तो पहले बेटा हम चलते हैं अपने सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ। 5.1 जो एग्जाम्पल है वो कहता है 2 लेड स्फीयर है। फॉर एग्जाम्पल
मैं कोई भी शेप बना लेता हूँ। हमारे पास बेटा दो लेड स्फीयर्स हैं, ठीक है, और दोनों का जो मास है वो 1000 kg। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है बेटा, 1000 kg है। आर केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर अपार्ट का है। एंड आफ्टर डेट फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने वो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है जिसमें ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम ही है, जैसे कि मैंने बोला था, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है ये हर प्रॉब्लम में इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों ईच ऑफ मास उसने 1000 kg कहा था ना, तो मास 1000 kg, मास 2000 kg, एंड डिस्टेंस जो दोनों में फासला अभी है वो 1 मीटर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1 मास 2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। एंड आफ्टर डेट हमने मैसेज की वैल्यूज़ पुट कर दी, 1000 एंड 1000 दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड डिवाइड हो रहा है बेटा ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ जो कि 1 मीटर अपार्ट थे। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो विच इज़ इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन। तो क्या पता चला वो कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये लेड स्फीयर जो है ना अट्रैक्ट करेंगे, वो है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा कौन सा था, वो था जी स्टेट एंड एक्सप्लेन द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें से बहुत सारे MCQs भी बनते हैं, इसमें बहुत सारे MCQs भी बनते हैं और वैल्यूज़ भी हैं जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होंगी। तो देखते हैं भी मास ऑफ अर्थ में क्या है। इधर कंसीडर कर लें बेटा, एक मास है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है। लेट द मास ऑफ द अर्थ इज ME। जो मास ऑफ अर्थ है वो बेटा ME है, M फॉर मास एंड E फॉर अर्थ, एंड द रेडियस इज R। रेडियस क्या बेटा उसका R। जो डिस्टेंस है ना बॉडी का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ R के, ठीक है। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ किसी भी बॉडी पे लगाती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि जो यूनिवर्सल वैल्यू है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है इसका मास ऑफ अर्थ के साथ, और डिवाइड ये हो रहा है रेडियस स्क्वायर के साथ। बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट, लेकिन वो कौन सी फोर्स है जिससे बेटा अर्थ अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स इज सेंटर इक्वल टू द वेट। अब आपको पता है ना बेटा, फोर्स हमेशा अप्लाई होती है उन ऑब्जेक्ट्स पर जिनका वेट होता है, और जिनका वेट होता है उनका मास भी होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास होता है वो जगह घेरता है, उस पर ग्रेविटी भी एक्ट करती है। तो F इज इक्वल टू W, यानी F इज इक्वल टू वेट, और वेट किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटा जो हमारा F है वो इक्वल टू किसके है जी, mg के इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस F की जगह पे mg की वैल्यू को बेटा पुट कर देंगे। जब हमने mg की वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बनी mg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो बेटा नेक्स्ट क्या होगा कि जो मास ग्रेविटी है इसके साथ आके मास बेटा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब मास डिवाइड होगा तो रिमेनिंग वहाँ पे जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो कौन सी रहेंगी, वो हमारे पास बेटा आ जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसके साथ बेटा आ जाएगा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ के साथ बेटा साथ में क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा रेडियस ऑफ अर्थ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, कुछ कटिंग हो रही है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा, मास स्मॉल m के साथ दोनों कट गए, रिमेनिंग हमारे पास रह गया g, यानी कि ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर।
अब बेटा क्या होगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर रहे हैं ना क्योंकि हमने मास ऑफ अर्थ टॉपिक है, मास ऑफ अर्थ वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस का स्क्वायर ग्रेविटी एंड डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये क्या इनकी वैल्यूज पुट करनी है बेटा। जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो होता है 6400 किलोमीटर, तो जब हम उसको मोर प्रिसाइज करेंगे ना, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो बन जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर। यानी कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 6400 किलो, किलो का पता आपको 10⁻³ होती है, उसमें 3 जीरो होते हैं और साथ में बेटा आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब ये 10⁻³ और ये 2 जीरो, यानी कि 3 और 2 5 और एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा 10⁻6 बन जाएगा। इस तरीके से जब हमने इसको मोर प्रिसाइज किया तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। इनका स्केयर होगा ग्रेविटी यूनिवर्सल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्केयर किलोग्राम पर स्केयर। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, और यहाँ पे 24 आना है बेटे, और आपको पता है 6.0 विच इज़ इक्वल टू 6 ही होता है, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस 12 दफ़ा करनी है।